साल 1975 की इमरजेंसी का वो दौर जब भारत की धरती पर लोकतंत्र की नींव हिल गई थी, जब आवाजों को दबा दिया गया और अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। इस आपातकाल के बीच जबरन नसबंदी, भ्रष्टाचार और महंगाई को थोपा गया। ये वो काला अध्याय था जब डर, दमन और तानाशाही का राज था। लेकिन इस तूफान के बीच भी कुछ चिंगारियां भड़क उठी जिन्होंने सच्चाई और आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भारत के इतिहास की वो काली रात, जिसे आप लोग आपातकाल की रात के नाम से जानते हैं। Then Prime Minister Indira Gandhi declared a state of emergency. The fundamental rights of the citizens were taken away for next 2 years. The democracy was destroyed and नमस्कार दोस्तों, जब भी हम आपातकाल यानी इमरजेंसी की बात करते हैं तब सबसे पहले हमारे दिमाग में साल 1975 की इमरजेंसी का ख्याल आता है। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि इससे पहले भी भारत में 2 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहला साल 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इसके दौरान भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और दूसरा साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब इसके दौरान आपातकाल की घोषणा की गई थी। दोस्तों, इमरजेंसी या आपातकाल का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब किसी देश या उनके किसी राज्य पर बाहरी या आंतरिक खतरा होता है, तब आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है। साल 1969 में जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो 5 ईयर प्लान को और बेहतर बनाने की कोशिश की, जिससे ये जनता में और लाभ दे सके। इंदिरा गांधी ने 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया, जिसका मतलब था कि उन बैंकों से सरकार ओनरशिप ले लेगी और अपने तरीके से चलाएगी। इंदिरा गांधी का मानना था कि अगर इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तब ये बैंक देश के कोने कोने तक अपनी सर्विस दे पाएंगे और देश के गरीब से गरीब लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन इस फैसले से कई सारे बिजनेसमैन जैसे JRD, टाटा, इन्वेस्टर और कई शेयर होल्डर काफी नाराज थे और वो राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे, जो इस फैसले को मना कर रहे थे। 18 जुलाई 1969 को फैसला लिया जाता है और कांग्रेस सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। तब सरकार को ये पता चलता है कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को 20 जुलाई को छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए कांग्रेस सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस को जल्दी बनाया जाता है और रात में ही प्रेसिडेंट से इस पर साइन भी करा लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे शेयर होल्डर्स बिल्कुल खुश नहीं थे और उस समय एक बैंक था जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। इसके एक शेयर होल्डर RC कूपर, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील की, जिसमें इन्हें जीत मिली, जिसमें कोर्ट ने सरकार के इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया। और दोस्तों, यहीं से हमें इंदिरा गांधी और कोर्ट के बीच एक बैटल देखने को मिलती है। साल 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार एक और बिल पास करती है, जिसमें प्रिवी पर्स को खत्म करने की बात की गई थी। दोस्तों, बता दूं कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जब भारत का एकीकरण किया जा रहा था, तब कई सारी रियासतें भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। इसलिए उन्हें भारत में मिलने के लिए भुगतान दिया जाता था, जो कि एक समझौते के रूप में दिया जाने वाला हिस्सा था, जो एक रॉयल फैमिली को दिया जाता था। इसे ही प्रिवी पर्स कहा गया। लेकिन इंदिरा गांधी के इस फैसले से रॉयल फैमिलीज खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस फैसले को खिलाफ प्रोटेस्ट करने की सोची और इसके लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। एक रॉयल फैमिली मंसूर अली खान पटौदी, जो कि सुपरस्टार सैफ अली खान के पिता थे, उन्होंने गुड़गांव से इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्हें 5% वोट भी नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ एक और रॉयल फैमिली थी, विजया राजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराज सिंधिया। इन्होंने इलेक्शन लड़े और साल 1971 का इलेक्शन जीत भी लिया। और दोस्तों, सिंधिया फैमिली आज भी पॉलिटिक्स में शामिल है। दोस्तों, सालाकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ नारे ने देश में इंदिरा गांधी की छवि को गरीबों के मसीहा के रूप में दिखाई थी। अब तक लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा गांधी ही गरीबों के लिए लड़ रही हैं। दोस्तों, राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मामलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए उन्होंने कई बार इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली में चुनाव लड़े, पर हारते गए और 1971 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी में काफी गिरावट हुई थी
और इसी बीच कांग्रेस एक पावरफुल पार्टी बन चुकी थी जिसमें अब करप्शन यानी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे थे। इसके बाद साल 1973 में ऑयल क्राइसिस देखने को मिलता है, जिसके कारण दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं और साल 1974 तक ये तकरीबन 300% बढ़ जाते हैं, जो कि भारत की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर कर देते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार की और भी बुरी हालत थी। साल 1974 में गुजरात के सीएम चिम्मन भाई पटेल का एक बड़ा घोटाला देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनको चिम्मन चोर कहकर भी बुलाया गया। इसी बीच साल 1974 में गुजरात में एक आंदोलन शुरू होता है, जो कि स्टूडेंट और नागरिकों के द्वारा किया जा रहा था। वहां की बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार के कारण ये आंदोलन काफी बड़ा हो गया और इसमें पुलिस पर हमले भी किए गए, कई बसें जलाई गई। इस आंदोलन की मांग थी कि गुजरात को डिसॉल्व किया जाए। दोस्तों, इसी को नवनिर्माण आंदोलन के नाम से भी जाना गया। इस आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी को मजबूर होकर गुजरात को डिसॉल्व करना पड़ा। इसी बीच बिहार में भी आंदोलन होता है, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण थे। आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जाता है, खराब शिक्षा की स्थिति को लेकर, और इसे जेपी मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा साल 1974 को एक और लीडर जॉर्ज फर्नांडिस ने 3 दिनों की रेलवे स्ट्राइक करवाई, जिसमें उन्होंने रेलवे वर्कर्स की बेटर कंडीशन और बेटर सैलरी की मांग की थी। इसमें 17 लाख से ज्यादा वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था और ये उस समय की दुनिया की सबसे लंबी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक थी। इसके बाद मार्च 1975 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ लगभग 14 क्राइम रिपोर्ट इलाहाबाद के हाई कोर्ट में दर्ज करवाए, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ 2 क्राइम के लिए इंदिरा गांधी पर मुकदमा दायर किया। पहला, उन्होंने यूपी सरकार के द्वारा यूपी सरकार का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऊंचा स्टेज बनवाया था अपने भाषण देने के लिए, और दूसरा, उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक सरकारी एम्प्लॉय रहे थे इलेक्शन के समय पर, जो कि एक गलत था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है, इसलिए उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में जब इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं था। हालांकि दोस्तों, अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी राहत देते हुए नई व्यवस्था यानी नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया था। लेकिन दोस्तों, ये बात भी थी कि इंदिरा गांधी के होते हुए कोई और प्रधानमंत्री कैसे बन सकता था, और इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी में किसी पर भरोसा भी नहीं था। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वो अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। इसके बाद दोस्तों 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया। जयप्रकाश नारायण ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वो लोग इस दमनकारी सरकार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। बस इसी वजह से दोस्तों इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया, और इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस प्रकार का माहौल देश में एक व्यक्ति यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाया गया है, इससे ये जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। इस प्रकार राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया, जो 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ था। इस आदेश ने इंदिरा गांधी को डिक्री द्वारा शासन करने का अधिकार दिया, जिससे चुनाव रद्द किए जा सके और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सके। दोस्तों 25 जून की रात को ही आपातकाल लागू कर दिया गया था ताकि इसकी भनक किसी को ना पड़े, और आपातकाल के अधिकांश समय में इंदिरा गांधी के अधिकांश राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और नाराज लोगों को कैद कर लिया गया था और अखबार दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। यहाँ तक कि प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। गांधी शासन द्वारा 1 लाख से ज्यादा विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाए गए, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने किया। दोस्तों आपातकाल ने देश में पूरा हड़कंप सा मचा दिया था और लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया था। इस वजह से इंदिरा गांधी की छवि समाज में पूरी तरह से गिर गई। इस दिन को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस राष्ट्र आपातकाल की अवधि 21 महीने की थी और इस आपातकाल पर सबसे ज्यादा नाराजगियां जताई गई। तो दोस्तों ये थी 1975 के आपातकाल की पूरी जानकारी। आशा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।